तो गॉस लॉ में कल हम लोग देखे थे कि टोटल किसी भी इनक्लोज सरफेस में लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर टोटल चार्ज इसमें क्यू इनक्लोज्ड है, इससे जो फ्लक्स एसोसिएटेड होता है वो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन जीरो होता है। और इस पर हम लोग क्वेश्चन किए थे क्यूब वाला कि क्यूब के सेंटर पर रख देते हैं तो हर फेस से कितना होता है। तो उसी क्यूब वाले क्वेश्चन को आगे जरा बढ़ाते हैं। हम अगर आपसे ये पूछें कि चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन नोट करेंगे, चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ क्यूब ना। क्वेश्चन है कि चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड, चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ दी, या किसी के एक कॉर्नर पे रखा हुआ है इसके आठों कॉर्नर में से, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू, then find flux through the whole cube and through each face of the cube। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई क्यूब है, उसके कॉर्नर पे चार्ज क्यू नॉट रख दिया जाता है, तो उस क्यूब के प्रत्येक फेस से और पूरे क्यूब से क्या फ्लक्स होगा। ठीक है। और जब चार्ज फेस पर रखा था तो कल क्या बताए थे लास्ट क्लास में, जब चार्ज फेस पर रखा था तो क्या होता था, क्या करते थे, जैसे चार्ज मान लेते हैं कि यहां पे रखा हुआ है हथेली पे, तो हम क्या करेंगे कि यहां पे चार्ज है तो पूरे दोनों हथेली को बंद कर देंगे। ठीक है। तो दोनों हथेली बन के क्या होगा, एक क्लोज सरफेस हो गया। तो दोनों से मिला कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, तो एक से कितना, क्यू बाई टू एप्सिलॉन जीरो। फेस सेंटर्ड का यही कहानी है। तो यहाँ सेंटर के फेस पे होता तो पूरे क्यूब से कहते क्यू बाई टू एप्सिलॉन जीरो, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे कॉर्नर पे है। तो कैसे सिमेट्री फिट करेंगे, कैसे क्लोज सरफेस बनाएंगे, बिल्कुल सिमेट्री हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये समझ जाइए, जैसे यहाँ पे इसका टॉप व्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस एज पे रखा हुआ है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके जैसा 4 क्यूब और ला देंगे उसी के। ठीक है। ये टॉप व्यू ले रहे हैं सबसे ऊपर वाला, तो 1 2 3 4, तो चारों रख दिए तो चारों क्यूब के कहां आ गया ये ना, चारों क्यूब को सटा कर रख दिए तो चारों एकदम बिल्कुल सेंटर पे आ गया। तो एक तरीके से चारों की कहां बन गया, बिल्कुल फेस सेंटर पे बन गया ना। चारों क्यूब के एकदम बीचों बीच आ गया। तो इसी के जैसा 4 और ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा 8 सेम साइज के 8 क्यूब मिल जाएंगे, और 8 क्यूब के क्या होगा, ये कॉर्नर क्यू नॉट सेंटर पे होगा। जैसे एक इधर रख दिए, एक उसके बगल में रख दिए, उसके बगल में रख दिए, 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल कितना हो गया 8। तो ये बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये पूरा 8 रख देंगे इसी के जैसा 4 और ऊपर, तो 8 के क्या आ गया सेंटर पे। तो अगर ये इससे फाई दे रहा होगा तो हर से क्या दे रहा होगा, 8 से फाई दे रहा होगा, और 8 फाई मिला के क्या हो जाएगा, बड़े वाले क्यूब से क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो फाई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई 8 एप्सिलॉन जीरो ना। तो ये पूरे क्यूब से है, दिस इज थ्रू होल क्यूब। मतलब कि इससे फाई, इससे फाई, इससे फाई, इससे फाई, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 फाई 8 फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन जीरो ना। तो ये तो आ गया आपके पूरे क्यूब से। अब नंबर आता है कि प्रत्येक फेस से कैसे निकालेंगे, ईच फेस से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसका तरीका देखिए, हर फेस से कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि ना, तो मान लेते हैं कि ये चार्ज जो क्यू नॉट है ये कॉर्नर पे है, तो ये जो चार्ज होगा इस जो ऊपर वाला सरफेस होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा उसी के प्लेन में दे रहा होगा। ठीक है। तो चार्ज क्यू नॉट है ऊपर वाले सरफेस के प्लेन में ही फील्ड दे रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि जो टोटल फ्लक्स आएगा, जैसे मानते हैं ये चार्ज है ना, जो चार्ज जिस प्लेन में होता है, चार्ज अगर मानते किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे है, तो जब चार्ज किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे होगा
तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भले हर जगह अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी स्क्वायर के प्लेन में होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, जो टोटल फ्लक्स आएगा वो इस स्क्वायर से क्या आएगा, ये 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो चार्ज, जैसे किसी रूम के कॉर्नर पे चार्ज अगर रख दें आप, तो जो 3 फेस होंगे उस चार्ज से सटे हुए जो 3 स्क्वायर है उससे तो फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि चार्ज किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे है तो उस स्क्वायर से कितना फ्लक्स देगा, 0 देगा। इसका 3 फेस जो उससे सटे हुए फेस है, जैसे इससे भी फ्लक्स क्या होगा, इससे भी 0 होगा। तो 3 जो कॉर्नर जो 3 एज मिलके उस कॉर्नर से जो 3 स्क्वायर निकल रहे हैं, जो उस कॉर्नर से 3 स्क्वायर का कॉर्नर सटा हुआ है, उसे टोटल फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो तीनों से 0 मिलेगा। इसका मतलब इससे फ्लक्स क्या होगा, 1 वाले से 0, 2 वाले से 0, एक और जो पीछे वाला उससे 3 वाले से 0। और जो क्यूब होता है, बाकी अगर किसी कॉर्नर पे क्यूब चार्ज है क्यूब के, तो 3 से 0 और बाकी 3 फेस उसको एक जैसे दिखाई देंगे। जैसे ये वाला फेस जैसा उसको दिखाई देगा, ये वाला फेस उसको वैसा ही दिखाई देगा, पीछे वाला फेस उसको वैसा ही दिखाई देगा। तो बाकी तीनों से क्या होगा, अगर हम लोग 5 1 5 1 5 1 कहें, ठीक है, तो बाकी देखिए, बाकी 3 से 0 और 3 से सेम, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 3 फेस से कोई फ्लक्स नहीं है और 3 से बराबर है, तो 3 5 1 किसके इक्वल टू आया, 5 के। तो 5 1 किसके इक्वल टू आ गया, 5/3। 5 किससे, पूरे क्यूब से, जो कि कितना है, Q/8ε0। इसका मतलब जो 5 1 आया वो Q0/24ε0 आया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब किसी कॉर्नर पे, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा होता है तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स होता है, Q/8ε0। हर फेस से निकालना होगा तो 3 फेस से 0 होगा और 3 से कितना होगा, Q/24ε0। ये इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन है, आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो क्यूब का क्वेश्चन हो गया। क्यूब पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एसीबी का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि एक क्यूब है A क्रॉस A का ना, ये क्यूब है और क्यूब का साइज A क्रॉस A का है, और यहां पे एक जो है A लेंथ का एक रॉड है ना, ये A लेंथ का रॉड है, चार्ज रॉड है, और इस पे चार्ज बंडल लेंथ कितना है, लेमडा है। लेमडा चार्ज बंडल लेंथ ऑन दी रॉड, और ये इसका एक रॉड का एक एंड इस क्यूब को टच कर रहा है। रॉड का एक एंड जो है क्यूब को टच कर रहा है, और क्वेश्चन दिया है कि t=0 पे ये रॉड क्यूब के अंदर v0 वेलोसिटी से इंटर करना शुरू करता है। चार्ज रॉड स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v0, ठीक है, एंड इंटर्स दी रॉड। तो हमको क्या ड्रॉ करना है, फ्लक्स वर्सेस टाइम में ग्राफ ड्रॉ करना है। देन ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड टाइम, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं यहां पे कि जैसे जैसे रॉड इंटर करेगा चार्ज क्यूब के अंदर बढ़ता जाएगा, और जब चार्ज बढ़ता जाएगा तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो टी टाइम में रॉड का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू ए, क्यूब की साइड के बराबर। तो टी टाइम में मान लेते हैं कि ये रॉड कुछ इंटर कर गया x डिस्टेंस, तो टी टाइम में एट t कितना इंटर कर जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, x vt, और जो चार्ज आएगा क्यूब से वो क्यूब इनक्लोज कितना हो जाएगा, लेमडा इनटू x, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन दी रॉड, ठीक है। तो लेमडा इनटू x, तो x का वैल्यू कितना है, vt, तो क्या हो जाएगा, लेमडा इनटू v0t। इसका मतलब जो t टाइम फ्लक्स आएगा, फ्लक्स एज टाइम t, तो आ जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय कितना, ε0, सो लेमडा v0 बाय ε0 इनटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इसका मतलब चार्ज जो टाइम के साथ
फ्लक्स जो है, चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? लीनियरली। ठीक है। अच्छा, ये टाइम के साथ बढ़ेगा क्या? हमेशा बढ़ेगा। हाँ। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि ये पूरा पूरा रॉड इसकी इंटर न कर जाए। तो हमें पता है कि इसका लेंथ और क्यूब का साइज दोनों बराबर है, तो टी टाइम जब ये पूरा पूरा इंटर कर जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू a हो जाएगा, मतलब v नॉट इंटू टी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, मतलब t कितना? a बाई वी नॉट। तब तक तो वो अंदर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ये पूरा पूरा इंटर कर जाएगा, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है एग्जैक्टली, तो उस टाइम पे फिर दूसरे साइड से निकलना भी शुरू कर देगा। तो जब रॉड निकलना शुरू कर देगा तो चार्ज क्या करेगा? घटना शुरू कर देगा। और जब चार्ज घटेगा तो फ्लक्स टाइम के साथ घटेगा। तो मतलब जब तक रॉड अंदर जाएगा तब तक फ्लक्स बढ़ेगा, और रॉड बाहर निकलेगा तो फ्लक्स घटेगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। देखिए, सीधे बढ़ा फिर घट के जीरो हो गया। कितने टाइम में जीरो हो जाएगा? जब ये 2a लेंथ चल चुका होगा ना। कितने टाइम तक? a बाई वी नॉट टाइम तक बढ़ेगा, फिर a बाई बी उतने ही टाइम, मतलब 2a बाई वी नॉट टाइम तक घटेगा। ठीक है। और मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम चार्ज। कितना मैक्सिमम चार्ज होगा? लेमडा इंटू ए। तो मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा लेमडा ए बाई एप्सिलॉन जीरो। टी का वैल्यू क्या रख देंगे? ए बाई वी नॉट। तो वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? तो मैक्सिमम फ्लक्स का फाई का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा यहाँ पे, वो लेमडा ए बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है। तो लेमडा ए बाई एप्सिलॉन जीरो ये आपका मैक्सिमम फ्लक्स है। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर रॉड का लेंथ क्या होता? रॉड का लेंथ 2a होता मान लेते हैं। अगर रॉड का लेंथ a की जगह 2a होता तब रॉड बड़ा होता, तो थोड़ी देर के लिए रॉड चलता रहता, लेकिन टोटल चार्ज कितना रहता? टोटल चार्ज इतना ही रहता, क्योंकि रॉड क्यूब के अंदर मैक्सिमम कितने लेंथ आ सकता है? a लेंथ। इसमें उस केस में क्या होगा? थोड़ी देर तक फ्लक्स कांस्टेंट रहता। तब उस केस में देखिए ग्राफ ऐसा बनता। तब उस केस में क्या होता? थोड़ी देर के लिए फ्लक्स कांस्टेंट रहता। ठीक है, ऐसा बनता। या रॉड का लेंथ क्या होता? क्यूब से कम होता, कम साइज है, तब भी क्या होता? तब भी क्यूब, अगर रॉड छोटा होता, रॉड का लेंथ क्यूब की साइड से छोटा होता, क्या होता? थोड़ी देर के लिए रॉड क्यूब के अंदर ही रहता, तो चार्ज क्या बना रहता? कांस्टेंट बना रहता। उस केस में भी ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही आता। ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था एससीबी का। इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई क्यूब ए क्रॉस ए का है, ठीक है, और एक रॉड है जिसका काफी बड़ा रॉड है, ठीक है, उसमें 4 पॉइंट लेंथ लेमडा है, तो मैक्सिमम कितना क्यूब से फ्लक्स हो सकता है? आप कैसे भी रॉड को क्यूब के अंदर डाल सकते हैं। तो हमें पता है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा? जब रॉड को इस कॉर्नर से डालेंगे, इस कॉर्नर से निकालेंगे, तो मैक्सिमम कितना लेंथ हो सकता है ना। तो इसका मतलब उस केस में क्या आएगा? उस केस में जो मैक्सिमम लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा? डायगोनल के बराबर a√3। तो उस केस में जो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? लेमडा इंटू a√3 बाई एप्सिलॉन जीरो। ऐसा क्वेश्चन बुक्स वगैरह में दिया रहता है। क्या क्वेश्चन रहेगा? देगा कि देयर इज क्यूब ऑफ साइड देयर इज क्यूब ऑफ साइड लेंथ a and there is a rod of there is a long rod having 4 point length lambda, then find maximum flux that can be associated with the cube। ठीक है। तो क्या कहेंगे हम लोग? मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा? जब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर हम क्या करें? जब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर रॉड को एंटर करें ना। तो ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को समझते हुए। तो ये तो बातें क्यूब की हो गई ना। अब कुछ क्वेश्चन लोग वापस जरा आ जाते हैं हेमिस्फीयर वगैरह पे। ठीक है। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एक हेमिस्फीयर है ना, एक हेमिस्फीयर है, तो जब इसके सेंटर पे चार्ज रखा होता था तो कितना फ्लक्स देता था? q/2 एप्सिलॉन जीरो। लोग किए ही थे। तो अगर ये आपसे कहें कि ये चार्ज जो है, चलिए सेंटर C है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है, हम पूछें कि चार्ज को जब हम C पे रखेंगे तब क्या फ्लक्स होगा, चार्ज को A पे रखेंगे तब फ्लक्स क्या होगा, चार्ज को B पे रखेंगे तब फ्लक्स क्या होगा। अच्छा, पूरे हेमिस्फीयर से पूछे और या कर्व सरफेस से पूछे, तीनों केस में आंसर बताइए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि चार्ज
Q naught is placed, charge Q naught is placed at points A, B and C. ना, charge Q naught is placed at 3 different points A, B and C separately, अलग अलग. Then find flux through. Then find flux through. Then find flux through पूरा flux through whole हेमिस्फेयर, पूरे हेमिस्फेयर से, और दूसरा है थ्रू कर्व पार्ट, थ्रू कर्व पार्ट या कर्व पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर. ये सिंपल सा क्वेश्चन है. तो चलते हैं हम लोग अलग अलग केस लेते हैं. तो पहले केस लेते हैं, चलिए, जब पॉइंट सी पे रखा है सेंटर वाला, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं. ठीक है, तो पहला केस लेते हैं एट पॉइंट सी से फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो जब पॉइंट सी पे पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वही बात क्या करेंगे, बंद कर देंगे. तो फ्लैट पार्ट से तो जीरो होगा, और जितना, और पूरे हेमिस्फीयर से क्या होगा, Q/2 एप्सिलॉन जीरो करके ही देखे थे. और इस हेमिस्फीयर में जो फ्लैट पार्ट है उससे तो कोई फ्लक्स आएगा नहीं. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर्कल के सेंटर पर रख देते हैं. डिस्क है ना, डिस्क के सेंटर पर देंगे तो उस प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां से कोई फ्लक्स नहीं आएगा. तो ये पूरे हेमिस्फीयर से भी हो जाएगा, यही कर्व से भी हो जाएगा. क्या आंसर होगा, Q/2 एप्सिलॉन जीरो. ये तो सी वाले पार्ट का हो गया. पार्ट सेंटर सी पे रखेंगे, पूरे हेमिस्फीयर से यही होगा, पूरे कर्व से यही होगा, क्योंकि फ्लैट वाले से कोई फ्लक्स नहीं होगा. अब अच्छा क्वेश्चन बनेगा जब हम पूछें कि पॉइंट ए पे रखा गया है, तब बताइए पूरे हेमिस्फीयर से कितना होगा, और हेमिस्फीयर का जो कर्व पोर्शन है उससे कितना होगा. ठीक है, तो अब देखते हैं जब पॉइंट ए पे रखेंगे, जब हेमिस्फीयर के बाहर चार्ज रखेंगे तब कैसे निकालेंगे. ध्यान से देखिए ट्रिक. तो जो हेमिस्फीयर के बाहर पॉइंट है, पॉइंट ए ना, तो जो हेमिस्फीयर के बाहर पॉइंट है, मान लेते हैं कि यहां पे फ्लक्स, यहां पे चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, तो आउटसाइड हेमिस्फीयर रखा है. चलिए सेकंड केस लेते हैं, आउटसाइड हेमिस्फीयर. जब चार्ज आउटसाइड हेमिस्फीयर रखा हुआ है ना, जैसे मानते हैं हेमिस्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर रख दिया गया है. अब हमसे पूछा था पूरे हेमिस्फीयर से क्या फ्लक्स होगा, पूरे हेमिस्फीयर से क्या फ्लक्स होगा. तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि हेमिस्फीयर जो है आपका, पूरे हेमिस्फीयर से क्या फ्लक्स होगा. तो हम लोग कहेंगे पूरे हेमिस्फीयर से कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि चार्ज कहां रखा हुआ है, सरफेस के बाहर रखा हुआ है. तो टोटल फ्लक्स इनक्लोज यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इनक्लोज देखिए जीरो आ जाएगा. कोई फ्लक्स नहीं, चार्ज बाहर है, जीरो फ्लक्स. जस्ट बाहर है तब भी जीरो फ्लक्स, कोई फ्लक्स नहीं. लेकिन हमसे पूछा गया कि इस कर्व वाले पार्ट से कैसे निकालेंगे. तो देखिए इसका ट्रिक है. क्या ट्रिक है, मान लेते हैं कि ये अगर x डिस्टेंस बाहर है, समझिए बात को, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे इंटर कर रहा है, तो कोई लाइन क्लोज नहीं है, इसीलिए तो फ्लक्स देखिए जीरो है. तो हम लोग क्या कहेंगे, कर्व पार्ट से और फ्लैट पार्ट मतलब डिस्क सर्कुलर वाला, और कर्व पार्ट से दोनों से मिला के कितना फ्लक्स है, 5 कर्व प्लस 5 फ्लैट इक्वल टू 0. और हमें पता है कि जो 5 फ्लैट होता है वो नेगेटिव फ्लक्स है. डिस्क वाला याद आया, जो इंटर करता है एरिया नीचे, हम लोग जो कैलकुलेट कराए थे. ठीक है, तो वो नेगेटिव फ्लक्स होता है. इसका मतलब जो 5 कर्व आएगा वो आएगा -5 फ्लैट. और हमें पता है कि फ्लैट वाले से क्या होता है, फ्लैट वाले से जो मैग्नीट्यूड आया था, याद करिए, डिस्क वाले में क्या आया था, Q/2 एप्सिलॉन जीरो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद आया. ठीक है, बिल्कुल एक r रेडियस है तो यही आता है. और चूंकि मैग्नीट्यूड इतना, अगर हम फ्लक्स की बात करें फ्लैट वाले से, डिस्क वाले पार्ट से तो माइनस होता है, नेगेटिव. इंटरिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव. इसका मतलब ये हुआ
कि जो कर्व पार्ट से फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, इसी का माइनस, मतलब आंसर हो गया सिंपल सा Q नॉट बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस एक्स बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये वाला थीटा लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, याद आया? ठीक है, यही है, ये जो एक्सटीरियर टोटल एंगल बनाता है ये वाला थीटा। तो ये हो जाएगा सिंपल सा Q नॉट बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा इज द आंसर। जहां पे थीटा क्या होगा, जहां पे थीटा ये वाला एंगल होगा, फिर समझ जाइए थीटा कौन सा एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है। इस पॉइंट से इस डिस्क के एज का जो एंगल बनाता है वो थीटा होता है ना। जैसे आपसे पूछे कि ये एक डिस्क है, सॉरी ये हेमिस्फीयर है, और इसके सेंटर से r√3 डिस्टेंस पे, r/√3 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो बताइए इसके कर्व पार्ट से क्या फ्लक्स आएगा, बताइए एंगल थीटा क्या होगा। यहां पे क्या लगाएंगे, cos थीटा इज 1/√3, या r√3 चलिए कर देते हैं। cos थीटा इज क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो r/√3 रहने दीजिए। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा √3 आ जाएगा, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो इसका मतलब फाई कर्व क्या आ जाएगा, Q नॉट बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस 1/2, तो आंसर आ गया कर्व वाले पार्ट से कितना, Q बाई 4 एप्सिलॉन 0, किसका, इस क्वेश्चन का आंसर ना। अब बात आती है लास्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट, उसमें क्या था, उसमें था कि चार्ज कहां रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है। उसको देखिए कैसे करेंगे। तो चार्ज अंदर रखा हुआ है हेमिस्फीयर के, देखिए यहां रखा हुआ है सेंटर से x दूरी पे। तो अब पूरे हेमिस्फीयर की बात होगी तो क्या कहेंगे, पूरे हेमिस्फीयर से तो ये क्लोज सरफेस है पूरा, तो टोटल फ्लक्स हेमिस्फीयर से क्या आएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन 0। चार्ज जस्ट बाहर होगा तो 0 फ्लक्स, और चार्ज जस्ट अंदर होगा तो Q बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये पूरे हेमिस्फीयर से, दिस इज थ्रू होल हेमिस्फीयर, पूरे हेमिस्फीयर से ना, होल हेमिस्फीयर ना। लेकिन अगर इसमें हमसे पूछे कि ये बताइए कि कर्व वाले पार्ट्स इस बार कैसे निकालेंगे, पिछली बार तो ट्रिक यूज कर लिए, इस बार क्या करेंगे, इस बार भी वही ट्रिक यूज करेंगे, इस बार भी सेम ट्रिक फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि अब इस बार देखिए यहां से इस बार लाइन क्या हो रहा है, ऊपर वाले से पॉजिटिव फ्लक्स, और इसका एरिया वेक्टर देखिए नीचे देख रहा है, तो नीचे वाले कर्व वाले से भी क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों से मिला के इस बार देखिए इससे पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। अगर ये डिस्टेंस x हो से फॉर एग्जांपल, इस बार जो फाई फ्लैट आएगा वो क्या आएगा, Q नॉट बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस x बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस s, इस बार पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब बाहर से इंटर करता था तो नेगेटिव फ्लक्स देता था। तो और फ्लैट वाले से क्या होगा, जो फ्लैट वाले से क्या होगा, जो पॉजिटिव फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस x बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, फाई कर्व प्लस फाई फ्लैट दोनों मिला के किसके इक्वल टू है, टोटल फ्लक्स फाई के। इसका फाई कर्व जो आएगा फाई माइनस फाई फ्लैट आ जाएगा, सिंपल एज इट इज। अच्छा फाई कितना है, Q बाई एप्सिलॉन 0 फाई फ्लैट पॉजिटिव फ्लक्स, इसको हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। जैसे उसी क्वेश्चन को, जो पिछला क्वेश्चन था, अगर हम लोग x का वैल्यू यहां पे क्या रखें, फॉर एग्जांपल r/√3 रख दें, ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बेसिकली किसके इक्वल टू आता है, x बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आता है, cos थीटा का इक्वल टू आता है, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 60 डिग्री आ जाएगा ना, थीटा 60 डिग्री आएगा, r/√3 ऊपर चला जाएगा, tan थीटा √3 थीटा कितना 60 डिग्री, ठीक है। जैसा पिछला क्वेश्चन किए थे, इसमें फाई फ्लैट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन 0
1 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा Q0/4ε0। इसमें 5 कर्व जो आएगा वो क्या आएगा, टोटल 5 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। टोटल 5 कितना है Q/ε0, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 फ्लैट, तो Q/ε0 माइनस Q/4ε0, तो क्या आंसर आ गया 3Q/4ε0। नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इंटीग्रेशन करते हुए मर जाएंगे नहीं आएगा, लेकिन ऐसे क्या हुआ एक लाइन में आ गया आपका। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए ना, तो आराम से नोट कर लीजिए। ये आप देख लीजिए कितना है 5 कर्व आ गया Q/ε0 माइनस Q/4ε0, दैट इज Q/ε0 माइनस Q/4ε0, तो वैल्यू आ जाएगा 3Q/4ε0। ठीक है, ठीक है, तो आप आराम से नोट कर लीजिए। तो अभी तक जो बताया उस पे, अभी तक जितना बताया उस पे एक बढ़िया क्वेश्चन है IITG एडवांस 2017 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां दिया कि पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज है, इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r एज शोन इन द फिगर। एक हेमिस्फेयर, इसके बाहर जस्ट बाहर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है जैसा कि दिखाया गया है। ऑप्शंस हैं, पूछ रहे हैं व्हिच आर ऑप्शंस आर करेक्ट ना, व्हिच आर फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है कि द सर्कमफरेंस ऑफ फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल, तो ना, तो ये जो फ्लैट सरफेस मतलब ये जो डिस्क वाला पार्ट है, इसका जो सर्कमफरेंस इक्विपोटेंशियल है। तो चेक करिए ऑप्शन सही है कि नहीं है। एक एक ऑप्शन पे हम लोग चर्चा करते हैं, मोर देन वन मल्टीपल MCQ क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा समझिए कि यहां पे चार्ज है और चार्ज एक रिंग के जो सर्कमफरेंस वो रिंग है ना, तो चार्ज वो रिंग के कहां होगा, जो चार्ज होगा रिंग के समझिए कि एक्सिस पर रखा हुआ है। तो जब रिंग के एक्सिस पे होता है तो रिंग के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल का वैल्यू बता सकते हैं हम लोग, कितना डिस्टेंस है पेरिफेरी से, r√2 ना, तो आप बता सकते हैं कि q/r√2। खैर वैल्यू नहीं पूछा है, बस पूछा है सेम है कि नहीं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिए, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज माइनस Q/2ε0 1 माइनस 1/√2। कह रहा है कि कर्व पार्ट से जो फ्लक्स है वो माइनस Q/2ε0 1 माइनस 1/√2। ये ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसे चार्ज जस्ट आउटसाइड बताए थे। हम क्या कहेंगे कि जस्ट आउटसाइड द टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो 5 कर्व प्लस 5 फ्लैट, ये क्या होगा 0। अच्छा फ्लैट मतलब ये डिस्क वाला पार्ट जस्ट रखा है, तो हम लोग ये r ले सकते हैं, तो ये r हो गया। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसमें 5 जो फ्लैट आएगा, जो 5 फ्लैट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये तो इससे निकल रहा है। तो जो 5 फ्लैट आएगा वो कितना आएगा, जो 5 फ्लैट आएगा वो आ जाएगा Q/2ε0 1 माइनस 1/√2। इसका मतलब जो 5 कर्व होगा जस्ट इसी का नेगेटिव होगा ना। यहाँ पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। इसका मतलब जो 5 कर्व आएगा, जो 5 कर्व आएगा माइनस 5 फ्लैट, मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार दोबारा चेक कर लीजिए कि 5 टोटल कितना है, टोटल फ्लक्स 0 है। तो जब टोटल फ्लक्स 0 है तो क्या होगा ना, क्योंकि चार्ज बाहर है तो टोटल फ्लक्स क्या देगा, ये 0 देगा। तो फ्लैट वाले से कर्व वाले से दोनों से मिला के क्या है, दोनों से मिला के 0। इसका एरिया वैसे भी जैसे इस सरफेस की बात करें, इसका एरिया वेक्टर किधर देख रहा है, एरिया वेक्टर रेडियली और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो अगर टोटल फ्लक्स 0 है तो 5 फ्लैट से क्या होगा, 5 कर्व से होगा माइनस 5 फ्लैट, 5 फ्लैट से क्या है पॉजिटिव फ्लक्स। इसमें 5 कर्व से क्या होगा, उतना ही नेगेटिव फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो कितना जाएगा माइनस Q/2ε0 1 माइनस 1/√2। तो तीसरा ऑप्शन है टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व पार्ट, तो गलत ही हो गया। ठीक है, जो वो ऑप्शन सही है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व पार्ट इज Q/ε0, ये ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा जो लास्ट पार्ट है वो क्या कर रहा है, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। तो ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सोचने वाला है। क्या कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस ओवर द सरफेस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो देख लिया जाए। तो ये मान लेते हैं कि यहां पे चार्ज है ना, यहां पे चार्ज है, नॉर्मल टू का क्या कह रहा है, नॉर्मल टू फ्लैट सरफेस। तो अगर ये चार्ज है तो ठीक है, तो चलते हैं, मान लेते हैं यहां से कोई x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिए, ये r है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, वो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू आ जाएगा के क्यू बाई क्या, के क्यू बाई ये डिस्टेंस, तो के क्यू बाई कितना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चाहिए, हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट चाहिए, कितना आएगा, ई कॉस थीटा, नॉर्मल पूछ रहा है ना, तो ई का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या होगा, ई कॉस थीटा आ जाएगा, और ई कॉस थीटा कितना आ जाएगा, के क्यू बाई, ई कॉस थीटा का वैल्यू देख लीजिए, जो ई परपेंडिकुलर है, जो ई परपेंडिकुलर है वो कितना है, ई परपेंडिकुलर ई कॉस थीटा, तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा ई कॉस थीटा मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पे कितना, अच्छा ये एंगल सही है वर्टिकल से, बिल्कुल सही है, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, कॉस थीटा इज इस एंगल में r बाई कितना, r बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आया कॉस थीटा का वैल्यू। तो ये देखिए यहाँ पे द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस, तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा रूट ऑफ हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसका कंपोनेंट क्या आ गया, परपेंडिकुलर वाला ई कॉस थीटा आया, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आर बाई दिस, तो ये x पे डिपेंड करे, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आराम से आप इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट।